आयनाइजेशन एंथैल्पी लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेस, टॉप टू बॉटम। आपको भी होती है ऐसी कंफ्यूजन आयनाइजेशन एंथैल्पी के ट्रेंड्स याद रखने में, या फिर बाकी कोई प्रॉपर्टीज? क्योंकि अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमारे पास है और उनके ट्रेंड्स पर बनते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज ऐसे ही एक हम प्रॉपर्टी विच इज आयनाइजेशन एंथैल्पी को डिस्कस करेंगे विद इन 10 मिनट्स, यानी कि क्या होते हैं उसके जनरल ट्रेंड्स, कैसे क्वेश्चंस यहां से पूछे जा सकते हैं, सभी कुछ जस्ट 10 मिनट्स में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आइए शुरू करते हैं और समझते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी को, यानी कि आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में सब कुछ विद इन 10 मिनट्स। देखिए, अगर हम बात करें, सबसे पहले बनता है कि हमें पता हो कि आयनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है, राइट? तो सबसे पहले उसको समझ लेते हैं। देखिए, एकदम सिंपल सी बात है। इस डायग्राम को देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये यहाँ पर एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के चारों ओर यहाँ पर ये आपके पास शेल्स प्रेजेंट है जिनमें कि हमने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की। ऐसे समझ लीजिए कि ये आपका मैग्नीशियम का मैंने यहाँ पर ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है, क्योंकि आप देख रहे हो इधर आपके पास ये एस शेल है, उसके अंदर कितना है, फर्स्ट शेल है बेसिकली, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, देन 8, देन 2, यानी 2 + 8 + 2 मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बन गया 12। आपको बात करनी है किसकी? ये आयनाइजेशन एंथैल्पी की। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? जो आउटर मोस्ट शेल है, ये वाली हो गई आउटर मोस्ट शेल, इसमें से ये जो इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है आउटर मोस्ट शेल में, इसको बाहर निकालने के लिए मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, उसी को आप क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एंथैल्पी। कितनी आसान सी बात हुई, यानी कि कितनी एनर्जी लगेगी एक न्यूट्रल एटम से। ये आपने एक एटम बनाया हुआ है, मेटल एटम है, गैसियस स्टेट में एक न्यूट्रल एटम है, आइसोलेटेड है, कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी कि उससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए। और भाई, अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा तो पक्का ही उसके ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज बन जाना है ना? एक इलेक्ट्रॉन बाहर आया तो एक +1 पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर चला जाएगा। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि ऐसा भी आप कर सकते हैं कि आप एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिमूव करा दें, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एक ही साथ सारे इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करा दें। नहीं, ये आपका सक्सेसिव स्टेप्स में होगा। यानी कि अगर आपने अब एक और इलेक्ट्रॉन लूज कराना है तो आप क्या करेंगे? आपके पास ये M पॉजिटिव बना, एक इलेक्ट्रॉन लूज कराने के बाद अब इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, यानी आपको मेटल को भेजना है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और ये आपके पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया बाहर। इसको कहेंगे कि आपकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है, क्योंकि यहां से आपने न्यूट्रल में से पहला इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला है। तो आपके लिए ये वाली जो है ये सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी बन जाएगी। आप भूल कर भी ऐसा नहीं लिख सकते कि भाई ये रहा मेटल और इसमें से एक साथ ही 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलवा दो, नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, एक एक कर सक्सेसिव स्टेप्स में होता है। सो दिस इज योर सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। और उसके बाद ध्यान रखिएगा कि हमेशा, और भाई यहां से क्वेश्चन बनता है, ध्यान से सुनना है इसको, कि आपकी जो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी, थर्ड का मतलब है अब जैसे कि M+2 था, है ना, अब इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकलवा दूं, M+3 में चला गया, तो ये इसकी थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गई, राइट है? तो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा ज्यादा होगी सेकंड से, सेकंड ज्यादा होगी फर्स्ट से, यानी सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज हमेशा होती हैं ज्यादा। और बड़ी ऑब्वियस सी बात है, अरे भाई ज्यादा कैसे नहीं होगी? ये तो एक न्यूट्रल एटम रहा था, ये वाला एक न्यूट्रल, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, बिना चार्ज के तुम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलवा रहे हो, चलो ठीक है, एनर्जी दे रहे हो, दे देगा। लेकिन अब सेकंड पर आ जाते हैं। सेकंड यानी कि ये वाला, इसमें ऑलरेडी इसके ऊपर बेचारे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसमें से और इलेक्ट्रॉन निकलवा रहे हो। अरे भाई, इसके ऊपर पहली प्रोटॉन्स यानी पॉजिटिव चार्ज डोमिनेट कर रहा है, ज्यादा है इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज, और पहले इलेक्ट्रॉन कम है, और तुम कह रहे हो एक और इलेक्ट्रॉन दे दो, तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ना, क्योंकि न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है वो अब ज्यादा हो जाएगा प्रोटॉन्स पर, ज्यादा चार्ज की वजह से, प्रोटॉन ज्यादा होने की वजह से, ठीक है? तो एक पॉजिटिव के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा मुश्किल है एज कंपेयर टू एक न्यूट्रल से। और अगर आप थर्ड की बात करते हो तो थर्ड में इसमें आप M+2 में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलवा रहे हो, ठीक है? तो और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज भर गया और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो सिंपल आपको ध्यान रखना है, सक्सेसिव एनर्जीज हमेशा ज्यादा होती है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी से। उसके बाद अगर आप बात करते हैं तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर पीछे छुपा होता है, शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट का, जिसको आपको होना चाहिए आइडिया। देखो सिंपल बात है, आपके पास ये न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, इधर क्या है, ये शेल्स हैं आपके पास, इनमें इलेक्ट्रॉन है, पहली शेल, दूसरी शेल। देखो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों शेल्स के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, इनके बीच में क्या होगा? दोनों के पर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज रिपल्शन हो रही होंगी। और लेकिन ये जो आपका न्यूक्लियस है ये वाला, और ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है जिसे हमें आयनाइजेशन एंथैल्पी देकर बाहर निकालना है ना, उनके बीच में तो अट्रैक्शन रहा होगा, राइट है? उनके बीच में अट्रैक्शन रहा होगा, तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को जब तक न्यूक्लियस का अट्रैक्शन मिलता रहेगा तो बाहर से ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी ना इसको, उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि वो एटम के अंदर अंदर बीच में न्यूक्लियस पड़ा है, उससे अट्रैक्टेड फील कर रहा है, तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उसको बाहर निकालने के लिए। तो यहां पर होता क्या है कि ये जो बीच में इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए, देखो मैं दिखाती हूं आप लोगों को,
ये जो आपके इधर बीच में इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं ना इस वाली शेल में, ये करते हैं इनके साथ रिपल्शन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स के साथ। बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिपल्शन होगा तो इसको शेल को थोड़ा पीछे कर देंगे, दूर भेज देंगे। अब दूर भेज देंगे तो न्यूक्लियस और ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन में डिस्टेंस बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा तो न्यूक्लियस का उतना अट्रैक्शन ये फील नहीं कर पाएगा बेचारा बाहर वाला इलेक्ट्रॉन। अगर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फील ही नहीं करेगा तो अच्छा है ना, हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी भाई, कम एनर्जी देनी पड़ेगी। ये अट्रैक्शन फील कर न्यूक्लियस के पास आ रहा था एटम में, ये शेल और अंदर जा रही थी, है ना, तो बाहर से ज्यादा एनर्जी लगती, बट कम एनर्जी देनी होगी। तो जैसे जैसे आपका ये शील्डिंग इफेक्ट इसको बोलते हैं कि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम लग पाता है। कम लगता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम देनी पड़ती है। इसी के पीछे आपका ये छुपा होता है विच इज शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, आगे आगे चलते हैं। उसके बाद देख लीजिए कौन कौन से फैक्टर्स, क्योंकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा, इफेक्ट करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी को। तो साइज ऑफ द एटम, ऑब्वियस ही बात है, साइज बड़ा होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी कम लगेगी, क्योंकि आउटर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा, तो ऑब्वियस ही बात है कम आयनाइजेशन एंथैल्पी आपको देनी पड़ेगी, जैसे अभी अभी समझाया। न्यूक्लियर चार्ज अगर ज्यादा होगा, है ना, न्यूक्लियस का चार्ज ज्यादा लगेगा अगर इलेक्ट्रॉन पर, तो ये रहा मेरा न्यूक्लियस, ये रहा बाहर वाला इलेक्ट्रॉन, ये अब इसका चार्ज अगर ज्यादा डोमिनेट कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा, और हमें तो इलेक्ट्रॉन को दूर करना है ना एटम से, तो बस यही बात है, फिर ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। स्क्रीनिंग इफेक्ट अच्छा है, जितना ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन जितना बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को स्क्रीन कर लेंगे, शील्ड कर लेंगे, कवर कर लेंगे, उतना कम वो न्यूक्लियस का चार्ज एक्सपीरियंस कर पाएंगे, और हमारे लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि कम एनर्जी देनी पड़ेगी, राइट है। तो ये यहां पर था। अच्छा, कई बार क्वेश्चंस इस बेसिस पर भी सॉल्व हो जाते हैं कि जितनी की हाफ फिल्ड या फिर फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स होती है ना, वो ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि भाई देखो, एक हाफ फील्ड है, एक फुल्ली फील्ड है, आपको पता ही है दोनों जो है ज्यादा स्टेबल होती हैं। तो स्टेबल में से भाई कोई क्यों इलेक्ट्रॉन निकलवाना चाहेगा? तो अगर तुमने फिर भी निकालना है तो आपको क्या है, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ये ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी लगती है। अगर बात करें, इस पर भी डिपेंड कर सकता है कि आपका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है जब कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, तो एस सब शेल के अंदर है, पी के अंदर है, डी के अंदर है, या एफ के अंदर है। देखो, एस के अंदर है तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी लगेगी, क्योंकि भाई एस आपका न्यूक्लियस के होता है सबसे पास, तो उस पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा लगेगा। एफ दूर है, उस पर सबसे कम लगेगा। तो एफ में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, तो कम एनर्जी देनी पड़ेगी, यही इसलिए ऑर्डर लिखा हुआ है एस पी डी एफ। एस के लिए सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी लगती है क्योंकि न्यूक्लियस के पास। उसके बाद देखो, यहां पर अगर आप देखते हो पीरियोडिक टेबल में, तो ये आपका जनरल ट्रेंड होता है। हाउएवर ग्रुप्स में, अलग अलग ग्रुप में थोड़ा थोड़ा एनामलस प्रॉपर्टी देखने के लिए मिलेंगी, जो हम ग्रुप वाइज डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहते हैं इसी तरह से एक शॉर्ट सा वीडियो हो जाएगा, हर ग्रुप के आयनाइजेशन एंथैल्पी का थोड़ा सा जो एनामलस ट्रेंड आता है, एक्सेप्शनल ट्रेंड आता है, वो हम डिस्कस कर लेंगे। हाउएवर ध्यान रखिएगा, हर एक्सेप्शन के पीछे होता है एक रीजन। अगर जनरल की बात करते हैं तो भाई देखो, नॉर्मली आयनाइजेशन एंथैल्पी लेफ्ट राइट बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा होता है। क्या बढ़ रहा होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका इंक्रीज हो रहा होता है लेफ्ट टू राइट, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी, आपने अभी अभी देखा। और डाउन द ग्रुप, क्योंकि आपका साइज बढ़ता है, तो साइज बढ़ता है तो भाई आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी। दोनों में होता है इनवर्स रिलेशन, अभी अभी हम देख कर आए। देख लेते हैं कितना समझा आपने इस कॉन्सेप्ट को, इससे पहले हमारा टाइम हो जाए फिनिश, क्योंकि तभी तो पता चलेगा ना कितना हमें समझ में आ पाया। देखिए भाई, अब क्या लिखा है कि इनमें से किसमें सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी लगेगी। देखो जी, ये तो एक न्यूट्रल है, न्यूट्रल में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हो, ठीक है, इतनी आयनाइजेशन एंथैल्पी लग गई। इसमें तो पता नहीं इन्होंने क्या ही किया हुआ है, क्या ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है। एनीवेज, हम यहां पर इन दोनों को देखते हैं। तो देखो, इसमें से इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला है, 2 पॉजिटिव में चला गया, तो ये न्यूट्रल था। इन्होंने अब क्या ले लिया? पॉजिटिवली चार्ज ले लिया। मतलब अगर मैं इसको फर्स्ट बोल रही हूं तो इसको मैं सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलूंगी, और फिर इसमें 2 पॉजिटिव में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है, इसको मैं थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलूंगी। पहली स्लाइड पर समझाया था, थर्ड हमेशा ज्यादा रहेगी फर्स्ट से, और मतलब सेकंड से, और सेकंड हमेशा ज्यादा रहेगी फर्स्ट से। ये आपने अभी अभी सुना, इसका एक्सप्लेनेशन है कि नहीं? तो देखिए, क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सबसे लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होती है? भाई ऑब्वियसली अल्कली मेटल्स की। अल्कली मेटल्स जो हैं, उनका साइज सबसे ज्यादा होता है। साइज सबसे ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि यहां पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रहता है सबसे कम, तो साइज ज्यादा होगा। तो साइज और आयनाइजेशन एंथैल्पी में होता है इनवर्स रिलेशन, तो जिनका साइज सबसे ज्यादा है उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम लगेगी। सो द आंसर इज अल्कली मेटल्स।
उसके बाद अगर हम बात करते हैं, पूछा है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट्स को कर दीजिए अरेंज। अरे ये तो बड़ा आसान है, कार्बन के बाद आता है नाइट्रोजन और उसके बाद सिलिकॉन के बाद आता है फास्फोरस। आपको पता है, अभी अभी बताया, लेफ्ट टू राइट जाते हो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करती है, इंक्रीज करती है। और यहां पर भी ऐसा ही हो रहा है, लेकिन जब आप टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करती है, क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो पक्का ही कार्बन की आयनाइजेशन एंथैल्पी नाइट्रोजन से कम है ना, कार्बन की आयनाइजेशन एंथैल्पी नाइट्रोजन से कम है। लेकिन कार्बन और नाइट्रोजन दोनों की ही आयनाइजेशन एंथैल्पी किससे, सिलिकॉन से ज्यादा है। ठीक है, तो यहां पर सबसे कम हो जाएगी आपके सिलिकॉन की, फॉलोड बाय फास्फोरस, देन कार्बन एंड देन नाइट्रोजन। इसके अकॉर्डिंग मुझे दिख रहा है यहां पर कौन सा वाला करेक्ट है, ये देखिए ऑप्शन सी। ठीक है ना, सिलिकॉन और फास्फोरस में समझ में आ रहा है ना, फास्फोरस का क्यों ज्यादा होगा, अरे भाई लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है तो फास्फोरस की ज्यादा हुई, सिंपल, और टॉप टू बॉटम में कम होती है, दैट्स इट। तो ये आपका करेक्ट ट्रेंड था। और देख लीजिए लास्ट क्वेश्चन, कहते हैं नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। अरे भाई इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 2p3 होती है, हाफ फिल्ड होती है। इसकी क्या रहती है, 2p4। तो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हमेशा ज्यादा स्टेबल है, स्टेबल से इलेक्ट्रॉन निकालना है मुश्किल, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी देनी पड़ती है ज्यादा। तो ऑप्शन ए हुआ करेक्ट ऑप्शन, यानी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। तो इसी के साथ हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट यहां पर हुआ फिनिश। ऐसे ही मिलेंगे एक शॉर्ट 10 मिनट्स वीडियो के साथ किसी और टॉपिक पर, जो आप भी मेंशन कर सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। फॉर टुडे, थैंक यू।